आज हम लोग अपने वीडियो व्याख्यानों की श्रृंखला में राजनीतिक दर्शन की बात करेंगे। और राजनीति विज्ञान में जब भी राजनीतिक दर्शन की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो आता है प्लेटो का। और प्लेटो की जब भी बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो भी दार्शनिक हुए हैं वो सब की सब यूनान की धरती से आते हैं। और यूनान की एक अपनी दार्शनिक परंपरा रही है। तो इस यूनान की या ग्रीक की जो दार्शनिक परंपरा है उसमें जो सबसे पहली पंक्ति में जो सबसे पहला नाम आता है वो प्लेटो का आता है। और प्लेटो का नाम जब भी हम लेते हैं तो हमारे सामने उभर कर आते हैं कुछ उनके प्रसिद्ध सिद्धांत, जिसमें शामिल है उनका न्याय व्यवस्था का सिद्धांत, उनके दार्शनिक या आदर्श राज्य का सिद्धांत, उनके शिक्षा का सिद्धांत और उनके साम्यवादी प्रणाली का सिद्धांत। तो इस वीडियो व्याख्यान की श्रृंखला में, इस दर्शन की परंपरा में हम लोग एक एक करके प्लेटो के सभी राजनीतिक सिद्धांतों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो इस राजनीतिक दर्शन या पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला का हम आज प्रारंभ करते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत से। तो चलिए चलते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की तरफ और प्राप्त करते हैं उसका आरंभिक परिचय। बहुत बहुत स्वागत। राजनीति विज्ञान के प्रामाणिकता के लिए समर्पित इस YouTube चैनल में आज हम लोग जिस विषय की चर्चा करेंगे वो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के दार्शनिक सिद्धांतों की श्रृंखला में ये सबसे पहला सिद्धांत है और इस न्याय सिद्धांत को हम दो हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो प्रथम हिस्सा है वो उसमें हम तात्कालिक यूनान में प्रचलित जो भी न्याय की धारणा थी उनका हम एक जायज़ा लेंगे। और ये जायज़ा हम प्लेटो के दर्शन के माध्यम से ही लेने की कोशिश करेंगे। प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत प्रस्तुत करने से पहले अपनी पुस्तक रिपब्लिक में तात्कालिक यूनान में जो न्याय सिद्धांत प्रचलित थे या न्याय का जो अर्थ प्रचलित था उसका 3 पात्रों के माध्यम से खंडन प्रस्तुत किया है। और उस खंडन के पश्चात एक निर्णयात्मक और अध्यक्षात्मक की भूमिका में उन्होंने अपने गुरु सुकरात को रखा है और उसके मुख से अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया है। तो आइए चलिए हम लोग प्लेटो के दर्शन की ओर चलते हैं। आपको विदित है और स्लाइड में भी आप देख पा रहे हैं कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसीलिए इसे न्याय से संबंधित या न्याय विषयक भी कहा जाता है। और ये प्लेटो के 36 संवादों में से सबसे प्रमुख है। इसकी विशेषता ये है कि ये वार्तालाप की शैली में पूरी काव्यात्मकता के साथ और नाटकीयता के साथ लिखी गई है। अब इस पुस्तक में वाद विवाद का जो मूल विषय है वो न्याय है, जिस पर सिफिलिस, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमैक्स और ग्लॉकॉन वाद विवाद या चर्चा कर रहे हैं। एवं सुकरात इस चर्चा में निर्णयात्मक या अध्यक्षात्मक की भूमिका में है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उनके द्वारा ही दर्शाया गया है और इस प्रकार पात्रों के माध्यम से प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ये सभी पात्र तात्कालिक यूनान में प्रचलित न्याय सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिनका खंडन सुकरात के पात्र के माध्यम से प्लेटो के द्वारा किया जाता है। उसके बाद वो अपने न्याय सिद्धांत की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम विस्तार से अपने इस वीडियो व्याख्यान के दूसरे हिस्से में देखेंगे। प्लेटो क्योंकि अपने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले तात्कालिक यूनान में प्रचलित न्याय धारणाओं और उनका खंडन करता है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि उस समय यूनान में
न्याय की कौन कौन सी धारणाएं प्रचलित थी। उसमें सबसे जो पहली बात प्लेटो के द्वारा कही गई है, पहला जो सिद्धांत प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है जिसका वो खंडन करते हैं, वो है परंपरागत सिद्धांत। और इसके प्रवक्ता के रूप में उन्होंने अपनी पुस्तक में अंकित किया है सिफिलिस और पॉलीमार्कस को। सिफिलिस के अनुसार परंपरागत सिद्धांत न्याय का ये कहता है कि हमें सत्य बोलना चाहिए एवं दूसरे के ऋण को चुका देना चाहिए। सिफिलिस के अनुसार यही न्याय है, सत्य बोलना एवं दूसरे के ऋण को चुका देना, यही न्याय है। उन्हीं के पुत्र पॉलीमार्कस आगे इसमें कुछ जोड़ते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। अतः शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार एवं मित्र के प्रति श्रेष्ठ व्यवहार, यही न्याय है। तो ये एक संकुचित न्याय की संकल्पना या धारणा हमें यहाँ पर प्रतीत होती है, जिसका खंडन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि सत्य बोलना एवं दूसरे के ऋण को चुका देना कुछ परिस्थितियों में अन्यायपूर्ण हो सकता है। अब इसका उदाहरण देते हुए प्लेटो ये कहते हैं कि मान लीजिए अगर शत्रु देश की सेना के द्वारा किसी राज्य का नागरिक पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में गुप्त सूचना सत्य के नाम पर दे देना ये अन्यायपूर्ण माना जाएगा। दूसरी परिस्थिति का उदाहरण वो देते हैं कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से किसी तरह का शस्त्र उधार लेते हैं और जिससे आपने ये उधार लिया, ऋण के रूप में ग्रहण किया, उसके पश्चात उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है, उसे अपने भले और बुरे का ज्ञान नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ऋण को चुका देने को ही न्याय समझेंगे तो इसका अर्थ ये होगा कि हमें उस हथियार को, उस अस्त्र को वापस उस व्यक्ति को लौटाना है जिसका अब मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति उस हथियार का अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसे प्लेटो कहते हैं कि इस तरह से ये अन्यायपूर्ण होगा। तो प्लेटो यहाँ पर सत्य बोलना, दूसरे के ऋण को चुका देना, इन दोनों ही परंपरागत सिद्धांत की धारणा का यहाँ पर खंडन करता है। दूसरा जो पॉलीमार्कस ने न्याय की जो व्याख्या की है, जिस धारणा का प्रतिपादन किया है, उसके अनुसार मित्र के प्रति श्रेष्ठ एवं शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना ही न्याय है। अब प्लेटो यहाँ पर खंडन करते हुए कहते हैं कि मित्र धोखेबाज हो सकते हैं, मित्रों के भेष में हो सकता है कि वो शत्रु हों। ऐसी स्थिति में उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना आपके स्वयं के लिए भी घातक हो सकता है। तो निश्चित रूप से हर परिस्थिति में मित्र के साथ मित्रवत व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। दूसरी बात वो कहते हैं कि शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार नैतिकता के भी विरुद्ध है और अधपतन की ओर ले जाता है। उनका ये कहना है कि यदि हम सदैव से शत्रु के प्रति घृणा भाव अपने मन में रखेंगे तो निश्चित है कि ये शत्रुता कभी समाप्त नहीं होगी और इसकी जो तीव्रता है, जो घृणा की मात्रा है, वो निरंतर बढ़ती जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी। और ये मानव के जो नैतिक गुण हैं और मानव की अंतरात्मा की जो नैतिकता है, ये उसके विरुद्ध होगा। और इस तरह से न केवल आपका नैतिक पतन होगा, बल्कि जिसके प्रति आप इस तरह का शत्रुता भाव रखते हैं उसका भी मानसिक रूप से अधपतन होगा, नैतिक रूप से अधपतन होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परंपरागत सिद्धांत की आलोचना करते हुए प्लेटो इन दो परंपरागत सिद्धांत के जो दोनों प्रवक्ता हैं, सिफिलिस और पॉलीमार्कस, इनके विचारों का यहाँ पर खंडन करता है। तो हम दूसरा प्रचलित न्याय सिद्धांत देखते हैं। हाँ, इसमें एक और बिंदु रह गया था जो प्लेटो के खंडन का हिस्सा है। प्लेटो ये कहता है कि यह सिद्धांत व्यक्तिक है। निश्चित रूप से यह बहुत ही सीमित रूप से न्याय की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर तो माना जा सकता है, परंतु संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी और कल्याणकारी रूप में हम परंपरागत सिद्धांत को न्याय सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ये प्लेटो यहाँ पर कहना चाहता है। दूसरा जो सिद्धांत है जिसकी आलोचना प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में प्रस्तुत की है, वो है क्रांतिकारी सिद्धांत, रेडिकलिज्म। अब इस सिद्धांत को समझने से पहले
ये जानना जरूरी है कि इस सिद्धांत को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद विचारकों के साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका सही धारणा थोड़ा सा लगा पाना मुश्किल है, और इस सिद्धांत को हमने विस्तार पूर्वक अपने एक इससे अलग से एक वीडियो व्याख्यान हमने क्रिएट किया है। जल्दी ही वो हम अपलोड करेंगे। इसकी प्रारंभिक जानकारी हम अभी देख लेते हैं। तो सोफिस्ट वर्ग के जो प्रतिनिधि के रूप में थ्रेसिमैक्स द्वारा ये प्रतिपादित है, और इसका मूल तत्व है कि शक्ति ही सत्य है, माइट इज़ राइट। इस सिद्धांत पर यह आधारित है। अब थ्रेसिमैक्स जो कि सोफिस्ट वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में प्लेटो की रिपब्लिक में हमें दिखाई देते हैं, उनका ये कहना है, उनकी जो न्याय की संकल्पना है जिसको प्लेटो क्रांतिकारी सिद्धांत के रूप में चित्रित करते हैं, उसका कहना है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। जस्टिस इज नथिंग एल्स देन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर। यह ऐतिहासिक रूप से भी हमें सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि हमने राज्य के विकास क्रम में भी इस बात को पढ़ा है कि शक्ति हमेशा से राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है, और आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो संकल्पना है उसमें भी शक्ति अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और कई विद्वान तो राजनीति को शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करने के रूप में भी राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हैं। तो यहाँ पर हमें उसकी ही एक छाया दिखाई देती है थ्रेसिमैक्स के क्रांतिकारी सिद्धांत में, जो ये कहता है कि जस्टिस इज़ नथिंग एल्स देन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। समाज में शासक सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, और क्योंकि समाज में शासक सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, उनके द्वारा निर्मित विधियां और कानून उनके स्वयं के हित रक्षण के दृष्टिकोण से उनके द्वारा ही बनाए जाते हैं, और वह उनके हितों के संरक्षण और संवर्धन में उपयोगी होते हैं। सामान्य जन के लिए शासक द्वारा निर्मित विधियों का पालन ही न्याय है, और उनके विरुद्ध अपने स्वयं के विचारों की पालना एक तरह से अन्याय है। तो ये जो थ्रेसिमैक्स थे, जिनको सोफिस्ट वर्ग के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो उनका ये कहना है या उनका ये मानना है कि शक्तिशाली का हित ही साधन है। अर्थात एक समाज में अथवा एक राज्य में या नगर में शासक जो होता है वो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, और उनके द्वारा जो विधियां और कानून निर्मित किए जाते हैं वो स्वयं उनके हित का रक्षण करते हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ ये निकलता है कि जो लोग कानून अथवा विधि न्याय की पालना करते हैं वो बेसिकली अलाभकारी स्थिति में होते हैं, क्योंकि न्याय का पालन करना शक्तिशाली का हित है। तो न्याय का पालन करने से शक्तिशाली का हित होगा, ना कि उन व्यक्तियों का जो इस न्याय का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये थ्रेसिमैक्स के विचार से इस बात का हमें संकेत मिलता है कि न्याय की अपेक्षा अन्याय करना ज़्यादा लाभकारी है। ये इनके विचारों का एक निचोड़ निकल कर आता है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। अब इसका खंडन करते हुए प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो ने रिपब्लिक में सुकरात के पात्र के माध्यम से शासक के खुद के हित को जस्टिस या न्याय बताने वाले थ्रेसिमैक्स के क्रांतिकारी सिद्धांत को अस्वीकार किया है, उसका खंडन किया है। खंडन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि शासन एक कला है, और प्लेटो शासन को एक कला के रूप में परिभाषित करते हैं, और कला हमेशा अपने विषय के हित में होती है। अब यहाँ पर विषय का अर्थ क्या हुआ? तो विषय का अर्थ ये हुआ कि जिन लोगों के लिए कला का सृजन किया जाता है। इसका उदाहरण हम अभी देखेंगे। प्लेटो आगे कहते हैं कि शासन के संदर्भ में विषय जन सामान्य है, जनता है, और उनका कल्याण ही शासन का हित होता है। इसका हम उदाहरण अगर समझें प्लेटो के ही संदर्भ में, तो प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि आप एक विचार करिए कि एक भवन निर्माता है, एक मिस्त्री है। भले ही वो भवन निर्माण के लिए अपनी मजदूरी प्राप्त करता हो, अपना शुल्क प्राप्त करता हो, किंतु इस भवन का निर्माण उसमें रहने वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए है। उसी तरह से आप
चिकित्सा का उदाहरण भी ले सकते हैं कि चिकित्सा या दवाई चिकित्सक के लिए एक शुल्क के रूप में उसके जीवन यापन का साधन भी है, किंतु ये दूसरों के स्वास्थ्य के लिए है, दूसरों की स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए है, उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए है। तो इस तरह से ये जो कलाओं के उपभोग करता है उनको ही प्लेटो विषय यहाँ पर कहना चाहता है। एक उदाहरण और ले सकते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास चाहता है और ये शिक्षक का स्वयं का हित है, किंतु इसका लाभ विद्यार्थियों को मिलता है। इन सब का अर्थ ये निकल कर आता है, प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि शासन एक कला है और कला का लाभ जन सामान्य जनता को मिलता है। ये यहाँ पर प्लेटो कहना चाहते हैं। दूसरा खंडन करते हुए प्लेटो सुकरात नामक पात्र के माध्यम से कहता है कि न्याय पर चलने वाला व्यक्ति अन्याय की अपेक्षा अधिक सुखी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श जीवन की प्राप्ति का प्रयत्न करता है और इस आदर्श की प्राप्ति में ही सुख निहित है। सुख की अवस्था दुख की अवस्था से श्रेष्ठकर है और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो थ्रेसीमैक्स की धारणा को पूर्णतः अस्वीकार कर देता है। ये बात मैं बिल्कुल यहाँ पर कहना चाहूँगा कि थ्रेसीमैक्स का जो क्रांतिकारी सिद्धांत है वो अपने आप में काफ़ी अस्पष्टता लिए हुए है और पर्याप्त मतभेदों के साथ हमें देखने को मिलता है, और इसको ठीक तरीके से समझने के लिए हमने इसी वीडियो के पश्चात हम एक थ्रेसीमैक्स के क्रांतिकारी सिद्धांत पर ही केंद्रित एक अन्य वीडियो व्याख्यान के माध्यम से इस संकल्पना को और अधिक स्पष्टता से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो सिद्धांत हमारे समक्ष आता है वो है कार्य कारण का सिद्धांत, प्रैग्मेटिक थ्योरी, और इसके प्रतिपादक के रूप में प्लेटो ने ग्लॉकोन का नाम लिया है। और इस थ्योरी के अनुसार न्याय एक कृत्रिम आर्टिफिशियल वस्तु है और इसका आधार कोई शाश्वत नियम ना होकर बदलती हुई परंपराएं हैं। यानी कि ये एक सुविधाकारी सिद्धांत है जो कि परंपराओं पर आधारित होता है और जैसे परंपराएं बदलती हैं इसका अर्थ भी बदल जाता है। अनुबंधकारी विचारकों के भांति इस सिद्धांत का विश्वास है कि प्राकृतिक अवस्था में यहाँ पर निर्बल होना चाहिए था, इसको निर्बल आप समझिए, निर्मल लिखा हुआ है। निर्बल मनुष्यों को अनेक कष्ट उठाने होते थे क्योंकि एक मत्स्य न्याय की अवस्था थी, कोई शासन प्रणाली नहीं थी, कोई राज व्यवस्था नहीं थी, कोई नियम नहीं थे, कोई विधियाँ नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में मत्स्य न्याय की अवस्था में अराजकता की स्थिति थी। हर व्यक्ति का जीवन असुरक्षित था, किसी की भी धन संपत्ति और परिवार कुछ भी सुरक्षित नहीं होता था। तो ये एक अराजकता मत्स्य न्याय की अवस्था थी। तो ऐसी असुविधाकारी स्थिति में क्योंकि जो शक्तिशाली होते थे, जो सबल होते थे, वो तो अपनी रक्षा कर लेते थे, वो तो अपनी संपत्ति को बचा लेते थे, किंतु जो निर्बल मनुष्य हुआ करते थे वो अपने संपत्ति या अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने मिलकर त्याग कर कर एक समझौता किया जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब है कि इन सभी मनुष्यों ने इकट्ठा होकर इस अराजक स्थिति से, इस मत्स्य न्याय की अवस्था से मुक्त होने के लिए आपस में मिलकर एक समझौता किया और शासन की सत्ता और शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दी और उसको ये कहा गया कि अब आप सारे संपूर्ण समाज के लिए विधि और कानूनों का निर्माण करेंगे और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारण करने के लिए एक संप्रभु व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को निर्बल मनुष्यों ने, यानी कि अराजक स्थिति के सभी लोगों ने मिलकर उसको ये सत्ता और शक्ति सौंप दी। इसको ही हम दंड की शक्ति के नाम से भी जानते हैं। और कार्य कारण सिद्धांत ये कहता है कि दंड की शक्ति के भय के कारण ही, क्योंकि अब एक संप्रभु है, उसके एक नियम है और उन नियमों पर दंड की प्रावधान है, तो निश्चित रूप से मनुष्य के मन में दंड का भय होता है और दंड के भय के कारण ही मनुष्य नियमों का पालन करता है और न्याय की पालना करता है। तो यहाँ पर निचोड़ रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें तो न्याय भय का शिशु है। ये बात बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट होती है क्योंकि न्याय का पालन, नियमों का पालन, विधियों का पालन दंड के भय से होता है। तो यहाँ पर
न्याय जो है भय का शिशु है। जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर। इस तरह से ग्लाउकॉन की थ्योरी के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है और ये सबल की आवश्यकता नहीं है, ये निर्बलों की आवश्यकता है, ना कि शक्तिशाली का हित, क्योंकि शक्तिशाली तो अपनी रक्षा स्वयं कर ही लेगा, किंतु ये जो न्याय की अवस्था है ये निर्बलों की आवश्यकता है। कानून की आवश्यकता निर्बलों के लिए है। तो इस तरह से हम इस सिद्धांत के दो निष्कर्ष हमको निकलकर हमारे समक्ष आते हैं कि एक तो राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है और दूसरा राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है वरन परंपरागत और कृत्रिम संगठन है। तो ये दो निष्कर्ष हमें कार्यकारण सिद्धांत से निकलकर आते हैं। प्लेटो निश्चित है कि कार्यकारण सिद्धांत से सहमत नहीं है और प्लेटो किस तरह से इस कार्यकारण सिद्धांत का खंडन करते हैं उसका हम एक जायज़ा लेते हैं। प्लेटो कहते हैं कि कानून और न्याय समझौते पर आधारित बाहरी वस्तु नहीं है, वरन यह आत्मा का एक आंतरिक गुण है। न्याय का गुण स्थायी रूप से व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है और न्याय का पालन भय अथवा शक्ति के कारण नहीं वरना स्वाभाविक रूप से होता है। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की जो न्याय संकल्पना है वो मात्र न्यायिक निर्णय नहीं है जैसा कि आज के संदर्भ में हम लेते हैं, बल्कि प्लेटो की न्याय संकल्पना एक नैतिक और आत्मिक संकल्पना है, क्योंकि प्लेटो राज्य के सावयव सिद्धांत का समर्थक था। अतः उसका ये मानना था कि राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है, विराट रूप है और व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रक्षेपण ही राज्य के रूप में प्रदर्शित होता है। अतः किसी राज्य के व्यक्ति या जनमानस का आत्मिक संतुलन ही राज्य के संतुलन के रूप में परिलक्षित होता है। वही न्याय की अवस्था है जिसका हम आगे चल के अन्य व्याख्यान में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और निष्कर्ष रूप में हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः व्यक्तिगत न्याय और राज्य के न्याय में समानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो व्यक्तिगत स्तर से न्याय की संकल्पना का प्रारंभ करके उसे राज्य के स्तर पर लागू करने की प्रयास करता है। तो इस कड़ी में प्लेटो ने तात्कालिक यूनान में प्रचलित न्याय सिद्धांतों की आलोचना की और एक तरह से उन्होंने उर्वरक भूमि निर्मित करने का प्रयास किया अपने आलोचनाओं के माध्यम से, जिस पर वो अपने न्याय सिद्धांत को प्रस्तुत कर सकें और एक व्यापक स्वीकृति उस पर प्राप्त कर सकें। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शायद प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण से पहले प्रचलित न्याय सिद्धांत या उनकी धारणाओं का खंडन किया था। तो अगला जो वीडियो होगा हम थ्रेसीमैक्स का जो रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे और उसके पश्चात हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो श्रृंखला में साथ देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।